वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग। इस वर्ड के ऊपर ध्यान दें, केमिकली नॉन रिएक्टिंग। केमिकली नॉन रिएक्टिंग का मतलब है कि वो आपस में रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड ना बना दे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ ग्रीन मॉलिक्यूल और एटम, ब्लैक मॉलिक्यूल और एटम, दे डोंट रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू एटम और मॉलिक्यूल। इन्होंने कोई नया एटम या मॉलिक्यूल नहीं बनाया है। इसे बोलते हैं केमिकली नॉन रिएक्टिंग, जो आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें। केमिकली रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें जब आपस में जुड़कर कोई तीसरी चीज़ बना देती हैं, कोई नई तीसरी चीज़ बना देती है, तो उसे हम केमिकली रिएक्टिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के अंदर जो भी हम पार्टिकल्स यूज़ करने वाले हैं, जो भी सब्सटेंसेस यूज़ करने वाले हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अगर रिएक्ट कर जाते हैं तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। दूसरा इसके अंदर वर्ड है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि ये थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब है कि हमारे पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे हमारे दो तरह के पार्टिकल्स हैं मेरे पास, तो उनकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एक जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ये हमें फाइंड आउट होने चाहिए। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिक्विड? किसी भी लिक्विड के अंदर वैसे तो टेम्परेचर का इफेक्ट हमारा सॉलिड के ऊपर भी होता है, गैस के ऊपर भी होता है, लेकिन हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे किसकी? लिक्विड की बात मैं कर रहा हूं। द फोर्स बिटवीन एटम मॉलिक्यूल डिक्रीजेज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, तो जिन पार्टिकल से या जिन एटम से या जिन मॉलिक्यूल से मिलकर वो बना है, उनके बीच में फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। फोर्सेस डिक्रीज करने की वजह से उनकी डिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। और जब व्हेन देयर इंटर एटॉमिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम ऑलमोस्ट जीरो, तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम पे नहीं रहता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड वेपर स्टेट। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? वेपर स्टेट बोलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसके अंदर, दिस इज ए प्योर सोलवेंट। सोलवेंट ये हमारा है। जैसे ही हमने इसको हीट अप करना स्टार्ट किया, जैसे ही हम हीट अप करेंगे, तो ये दो पार्टिकल्स जो हैं, मान लिया ये दो पार्टिकल्स हैं, कोई भी दो पार्टिकल्स अगर आप ले लें, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने के कारण इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाए और इतनी इंक्रीज कर जाए कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो ये एक दूसरे से लगभग सेपरेटेड ही रहेंगे। ये एक दूसरे के साथ वापस जुड़कर नहीं अपना लिक्विड बनाएंगे। तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? वेपर स्टेट। दिस इज द वेपर स्टेट ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे हमने बात की है द फोर्सेस बिटवीन द एटम मॉलिक्यूल्स। गर्म करने पर एटम मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्सेस हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे, जिसके कारण उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। डिस्टेंस इंक्रीज इतनी हो जाती है कि फोर्सेस क्या हो जाएं? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएं, तो वो अलग हो जाएंगे और उस स्टेट को हम वेपर स्टेट बोल लेंगे। तो इसके अंदर हमने देखना है फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स इन प्योर सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूशन। दिस इज प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। हमने भाई बात की थी सॉल्यूशन क्या था? व्हेन टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मिक्स टू ईच अदर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो हमने दो सब्सटेंसेस ले रखे हैं, वन इज सॉल्वेंट, अदर इज सोल्यूट। यहाँ पर हमने केवल एक ले रखा है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे? सॉल्वेंट बोल लेंगे। तो जैसे ही हम हीटअप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये वेपर्स क्या हो जाए? जो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग हो जाएंगे और इनको हम क्या बोल लेंगे? वेपर्स बोल लेंगे। तो ये क्या? फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, जो हमने अभी बात भी की है। पिछले स्टेप से ही ये स्टेप हमारा निकल के आया है।
तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो हमारे दीज आर द सोलवेंट मोलिक्यूल्स और एटम्स एंड दीज आर द ग्रीन डॉट्स आर सोल्यूट पार्टिकल्स। ये सोल्यूट के हमारे पार्टिकल्स हैं, ये अलग अलग हो गए और इन्होंने क्या बना दिया, वेपर्स बना दिए। इनको क्या बोला जाता है, वेपर्स बोला जाता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि जितना ज़्यादा मैं गर्म करूँगा, जितना ज़्यादा मैं गर्म करूँगा या टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, उतने ज़्यादा वेपर्स मेरे बनते जाएंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स डिक्रीज करती जाएगी। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर मोर एंड मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे उतने ही ज़्यादा वेपर्स मेरे बनते जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? अब नेक्स्ट टर्म है हमारी वेपर प्रेशर, किसे बोला जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब जो ये मेरे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉल्वेंट के या किसी भी लिक्विड के, तो गैसियस फॉर्म के अंदर हैं, गैसियस फॉर्म के अंदर हैं तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। और जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार मूव करते रहते हैं। अगर ये मूव करेंगे तो कंटेनर से टकराएंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर से ये टकराएंगे। अगर वॉल्स ऑफ कंटेनर से अगर ये स्ट्राइक करते हैं, इस तरह से ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर स्ट्राइक करते रहेंगे, अगर ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। दे विल एक्सर्टेड ए फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। फोर्स लगाएंगे तो हम फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल देते हैं, तो क्या आएगा, प्रेशर आएगा। हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये प्रेशर किसके द्वारा लगाया गया? ये प्रेशर लगाया गया है हमारा लिक्विड के पार्टिकल्स के द्वारा। तो इसको पार्टिकल्स जो हैं इनको हमने बोला है वेपर्स। तो ये क्या हो गया, वेपर्स के द्वारा फोर्स लगाया गया है या प्रेशर लगाया गया है कंटेनर की वॉल के ऊपर, इसलिए इसको बोल दिया जाता है वेपर प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर is called vapor pressure. Now comes to the next term, what is boiling point? What is boiling point? अभी हमने स्टडी किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे मोर एंड मोर वेपर्स विल फॉर्म्ड। जितना ज़्यादा मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो वेपर्स क्या करेंगे, वेपर्स विल इंक्रीज। अगर वेपर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हमारा करेगा। तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं, हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो गैसेस हैं, उन गैसेस के द्वारा हर एक वस्तु के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया जा रहा है और वो सभी के लिए क्या है, एक समान है। उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम डिनोट करते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो मेरे वेपर्स इंक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो जो ये वेपर्स मेरे हैं वो क्या करेंगे, कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोर एंड मोर वेपर्स विल फॉर्म्ड, जिसके कारण जो मेरा वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके ऊपर मेरा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेरा वेपर प्रेशर एक समान हो जाते हैं उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो when the vapor pressure of the vapors of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, that temperature is called boiling point of the liquid. Is that clear? Now comes to the next term, effect on the boiling point at higher altitude. Higher altitude के ऊपर जाने पर हमारा boiling point के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा?
तो हम देख सकते हैं एट हाइयर एल्टीट्यूड, जब ये हाइयर एल्टीट्यूड के ऊपर कोई है तो उसके ऊपर कितनी गैसेज हैं, द अमाउंट ऑफ गैस एट हाइयर एल्टीट्यूड अबव फ्रॉम द सरफेस इज वेरी लेस। और लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर जैसे ही वो नीचे है, बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ है, तो गैसेज, नंबर ऑफ गैसेज इज वेरी हाई। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, तो जो इसके ऊपर प्रेशर लगने वाला है एटमॉस्फेयर का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एट लोअर एल्टीट्यूड एटीएम प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होगा, एंड एट हाइयर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। यहां पे लिखा भी हुआ है लोअर प्रेशर एंड हाइयर प्रेशर, कि जब नीचे होंगे हम तो हाइयर प्रेशर हमारे ऊपर लगेगा, और जैसे ही हम ऊपर चले जाएंगे हमारे ऊपर प्रेशर कम लगेगा। तो लुक एट द हाउ फ्यू एटम्स आर प्रेसिंग डाउन द गाय एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, कि भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल्स हैं जो प्रेसिंग कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। बट यहाँ पे देखें, लुक एट ऑल द एटम्स प्रेसिंग डाउन ऑन द गाय एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन। जब हम माउंटेन के बॉटम पे हैं तो इतने सारे मेरे जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स हैं गैस के, वो प्रेशर लगा रहे हैं, जिसके कारण लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर या डाउन टू द माउंटेन प्रेशर ज़्यादा होगा, और अबव द माउंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, कम होगा। अबव टू द हाइयर एल्टीट्यूड के ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बॉइलिंग, ये हाइयर एल्टीट्यूड के ऊपर हमारा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेट अस दिस इज अ माउंटेन, ये एक माउंटेन है, यहाँ पे हमने एक बीकर लिया हुआ है, दूसरा बीकर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे भी हमने ए लिक्विड डाल दिया, इसके अंदर भी हमने ए लिक्विड अपना डाल दिया। यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटीएम प्रेशर, वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो मेरा एटीएम प्रेशर लगेगा लेस एटीएम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेरा वो कम है। और हम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हमें कम वेपर्स चाहिए, यहाँ पे हमें ज़्यादा वेपर्स चाहिएंगे। ज़्यादा वेपर्स क्यों चाहिएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर भी मेरा मुझे ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे मुझे वेपर प्रेशर कम चाहिए, नीड वेपर प्रेशर लेस, नीड वेपर प्रेशर मोर। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एटीएम प्रेशर के बराबर करना है, तो इसलिए हमें ज़्यादा वेपर प्रेशर चाहिएगा, क्योंकि लोअर टू द माउंटेन हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और अबाउट टू द माउंटेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए हमें वेपर प्रेशर भी कम चाहिएगा। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब हमारे बराबर होते हैं तो उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर भी कम चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा चाहिए। अब ज़्यादा वेपर प्रेशर कब आएगा, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा, और हाइयर एल्टीट्यूड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो हमें वेपर प्रेशर कम चाहिए, तो हमें हीटिंग भी कम करनी पड़ेगी। इसलिए जो हाइयर एल्टीट्यूड है वहां पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एट हाइयर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट इज लेस एंड लोअर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, बिकॉज वी नीड मोर वेपर्स टू इक्वलाइज विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें लोअर टू द माउंटेन ज़्यादा वेपर्स चाहिए जो हमें ज़्यादा टेम्परेचर पर ही मिल सकते हैं, इसलिए लोअर एल्टीट्यूड्स के ऊपर हमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है लिक्विड को बॉयल करने के लिए। और हाइयर एल्टीट्यूड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम मिलता है, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम मिलता है तो वेपर प्रेशर भी कम चाहिए, तो वेपर्स भी हमारे कम चाहिएंगे, हमें वेपर्स कम चाहिएंगे तो टेम्परेचर भी हमारा कम चाहिए होगा। तो हमारा जैसे जैसे हम हाइयर एल्टीट्यूड की तरफ जाते जाएंगे हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, और वी कैन से दैट कि भाई हमारा जो लिक्विड है वो कम टेम्परेचर के ऊपर ही बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशंस है, सम बेसिक टर्म्स हमने स्टडी की हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।